हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम। एंड आज का हमारा सेशन रिकॉर्डेड मैनर में है ड्यू टू द टेक्निकल रीजंस। इन द मॉर्निंग वी फेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी का थोड़ा इशू था और उसी इशू की वजह से सुबह लाइव तो स्टार्ट कर दिया था हमने, पर वो सही तरीके से नहीं हो पाया। इसीलिए अभी रिकॉर्डेड मैनर में हम आपके साथ बात करेंगे। ये सबसे पहले आप सबको और आपके फैमिली को हैप्पी दशहरा। जरूर आपके फैमिली मेंबर्स को हमारे तरफ से भी दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं दीजिएगा। और शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे आज के हमारे इस लेक्चर को, आज के हमारे इस सेशन को, जहां पे डिस्कशन होगा, जहां पे बातचीत होगी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को लेके, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के न्यूज को लेके, सेक्शंस को लेके। आज की न्यूज थोड़ी सी कम है, बट ऑब्वियस रीजंस, बट रियली वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। तो मैं शुरू करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरी बात, एमसीक्यू से शुरुआत करेंगे। एमसीक्यू से बात करेंगे, जैसे हमने कल के लेक्चर के अंदर कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए थे फाइनेंशियल मार्केट के, इकोनॉमिक्स वाले, उसी तरीके से आज भी डिस्कस करेंगे, आज भी उसके ऊपर बात होगी। तो सबसे सबसे पहले डाल दीजिए कमेंट सेक्शन में, सब लोग रेडी होंगे तो शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। जी हाँ, द कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ, कैपिटल मार्केट में क्या क्या चीजें आती है। जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी, फाइनेंशियल मार्केट में दो मार्केट्स होते हैं। वन इज कॉल्ड एज अ मनी मार्केट, अनदर इज कॉल्ड एज अ कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट का मतलब है जितने भी ट्रांजेक्शन है, जितने भी एक्टिविटीज लेस देन 1 ईयर के लिए होती है, वो सारी मनी मार्केट के अंदर आती है। जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ये मोर देन 1 ईयर के लिए होते हैं, उसे हम लोग कैपिटल मार्केट के अंदर डालते हैं। तो डेवलपमेंटल बैंक्स रहे, कमर्शियल बैंक्स रहे, स्टॉक एक्सचेंज रहे, सबके सब ये लॉन्ग टर्म के लिए काम कर सकते हैं, तो ये कैपिटल मार्केट का पार्ट बन जाते हैं। कैपिटल मार्केट इज यूजुअली रेगुलेटेड बाय सेबी। कैपिटल मार्केट की एक्टिविटीज को मोस्ट ऑफ द टाइम सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रेगुलेट करता है। वही मनी मार्केट की एक्टिविटीज होगी तो यूजुअली आपको वहां पे आरबीआई का रेगुलेशन एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, आरबीआई का रेगुलेशन देखने को मिलेगा, तो ये भी एक फैक्टर याद रखिएगा। चलो दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। द कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ, कैपिटल मार्केट में सॉरी, ये तो हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। दूसरे क्वेश्चन पे आते। अ कंपनी कैन रेज कैपिटल थ्रू प्राइमरी मार्केट इन द फॉर्म ऑफ, प्राइमरी मार्केट का मतलब है जब भी कोई इन्वेस्टमेंट टूल कंपनी या कोई इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली कस्टमर को इश्यू करेगी, उसे हम यूजुअली प्राइमरी मार्केट कहते हैं। पर वही अगर इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्टर्स मींस हम लोग हैं, हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, अब हम उन शेयर्स में आपस में डील कर रहे हैं, तो सेकेंडरी मार्केट में जाएगा। प्राइमरी मार्केट का एक बड़ा फेमस इंस्ट्रूमेंट आईपीओ, आपने सुना होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ अभी हुंडई लेके आ रही है, ये भी हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था। देखिए दोस्तों, कोई भी इन्वेस्टमेंट टूल रहे, हाँ, कंपनी या जो इंस्टीट्यूशन होती है, वो डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर सकती है, तो इसलिए प्राइमरी मार्केट में सारी चीजें आ जाएगी। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर बन सकता है। पर वही अगर सेकेंडरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट में भी आपस में डील होगी, मैं आपको बेच रहा हूं, आप किसी और को बेच रहे हो, तो सब कुछ सेकेंडरी मार्केट के अंदर जाएगा। दोनों के ऊपर सेबी रेगुलेट करती है, दोनों के ऊपर सेबी वॉच रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a type of investment vehicle consisting of portfolio of stocks, bonds and other security? Portfolio का मतलब है the group of something is called portfolio, okay, group of something is called portfolio। so सवाल ये पूछा गया है कि बॉन्ड्स, शेयर्स, सिक्योरिटीज, सब कुछ अगर एक साथ आपको एक ही जगह पे चाहिए, तो आप इसमें से किस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मींस गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ओके, देन म्यूचुअल फंड्स, देन डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स में ऐसा होता है कि आप फ्यूचर एंगल में इन्वेस्टमेंट करते हो। डेरिवेटिव का बेसिकली मीनिंग क्या है? सपोज आपने किसी शेयर्स में इन्वेस्ट किया, उस शेयर्स की वैल्यू विल बी डिराइव फ्रॉम समथिंग एल्स, किसी और चीज से उसकी वैल्यू डिराइव होगी। फ्यूचर मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ये सारे डेरिवेटिव्स, या करेंसी स्वैप जो होता है, ये भी एक डेरिवेटिव का ही पार्ट बन जाता है। सो इसमें आंसर इज म्यूचुअल फंड, बिकॉज म्यूचुअल फंड कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग। म्यूचुअल फंड में सब आएगा, सिक्योरिटीज भी आएगी, शेयर्स भी आएंगे, बाकी भी आपके सारे जो भी इन्वेस्टमेंट के अलग अलग टूल्स होते हैं, वो सारे इसी में आपको देखने को मिल जाएंगे। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेबी हैज प्रपोज्ड अ सेट ऑफ चेंजेस टू रिलैक्स रूल्स एंड रीनेम द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एज व्हाट? तो सेबी ने रिसेंटली कुछ नियम रिलैक्स करने की बात की थी, तो उसी को लेके ये सवाल आपके सामने है। SEBI has proposed to set up a set of changes to relax rules and rename the institutional trading platform as what?
So answer of this question is high tech startup and other new business platform. So high tech startup और जो नए नए बिजनेस प्लेटफॉर्म्स है उनको इंक्लूड करने के लिए इसने थोड़े चेंजेस किए। मधाबी बुरी बूच मैम ये सेबी की हेड है, इंचार्ज है। 1992 में सेबी का लॉ बना, वैसे सेबी का क्रिएशन 1988 का ही था। सेबीज हेडक्वार्टर इज इन मुंबई, ये हम सब लोग जानते हैं। जहां हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ जाएंगे। Which financial body has asked intermediaries and companies to make regulatory payments in a single mode? So कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है जिसने इंटरमीडिएटरीज को, कंपनीज को रेगुलेटरी पेमेंट का मतलब है जो पेमेंट उनको रेगुलेटरी बॉडी को देने पड़ेंगे, जो पेमेंट उनको रेगुलेटरी बॉडी के पास ट्रांसफर करने पड़ेंगे, वो सारे डिजिटल मोड में भी अभी हो सकते हैं। तो ये बात रिसेंटली सेबी ने की है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी रेगुलेटरी बॉडी है, तो सेबी ने जितने भी कंपनीज है, जितने भी इंटरमीडिएटरीज है, ब्रोकर्स, जॉबर्स होते हैं, उनको कुछ ना कुछ फंड सेबी को ट्रांसफर करने पड़ेंगे लाइसेंस के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, जो भी उनकी एक्टिविटीज होगी। अब ये सारा पैसा डायरेक्टली डिजिटली सेबी के पास आ सकता है, तो ऐसा एक अनाउंसमेंट किया गया है जी। सेबी अनाउंस प्लान्स टू टाइटन द रेगुलेशन ऑफ विच टाइप ऑफ ट्रेडिंग। कौन से टाइप की ट्रेडिंग है जिसके नियमों को थोड़ा स्ट्रिक्ट करने की बात की है, क्योंकि ये इस टाइप की ट्रेडिंग में ना फ्रॉड बहुत होते हैं, बहुत फ्रॉड होते हैं, इंटरनेशनल भी काफी फ्रॉड होते हैं। तो सेबी ने कहा कि इस टाइप के ट्रेडिंग के ऊपर हम ज्यादा वॉच रखेंगे। इसको कहते हैं अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग। अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग का मतलब एक अल्गोरिदम बनाया जाता है कि किस तरीके से मार्केट वर्क करेगा, किस तरीके से मार्केट काम करेगा। एक मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाए जाते हैं और उस इक्वेशंस के भरोसे फिर ट्रेडिंग की जाती है। इसमें अगर आपने अल्गोरिदम ही गलत बनाया, आपने अल्गोरिदम ही रॉन्ग तरीके से क्रिएट किया, सो वो ऐसे प्रेडिक्शंस दिखाएगा जो एक्चुअलिटी नहीं है, वो सच्चाई नहीं है। तो क्या होता है, बड़े इन्फ्लुएंशियल फर्म्स होती है, बड़े इन्फ्लुएंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े फेमस फेमस लोग, वो किसी अल्गोरिदम को सपोर्ट करते हैं और वो अल्गोरिदम फॉल्टी बना होता है। अगर वो अल्गोरिदम ही फॉल्टी बना है और किसी बड़े इंसान ने उसे सपोर्ट कर दिया पहले से तो क्या होता है, लोग ना ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। तो भले ही मार्केट नीचे ना भी जाए या भले ही मार्केट ऊपर ना भी आए, पर अल्गोरिदम ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो उस चक्करों में क्या होता है, आर्टिफिशियल तरीके से मार्केट की मूवमेंट होती है। जो नेचुरल मूवमेंट थी मार्केट की वो रुक जाती है, आर्टिफिशियल तरीके से मूवमेंट होती है और इसीलिए यहाँ पे थोड़ी दिक्कत जाती है, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो यही फैक्टर है और इसी फैक्टर की बात यहाँ पे की गई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। चलो, तो ये थे हमारे कुछ सवाल, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। दोस्तों अगर बात करें ईसीजीसी पीओ, जिसकी 40 वैकेंसीज रिसेंटली निकली थी, बड़ी अच्छी पोस्ट है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ईसीजीसी की पोस्ट इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट पोस्ट इन आवर कंट्री, जिसमें सैलरी बड़ी जबरदस्त मिलती है, बहुत बेहतरीन स्टार्टिंग सैलरी है। इस पोस्ट में एनरोल करने के लिए आपको आपके पास बस केवल 2 दिन बचे। आज की 12 तारीख है, कल 13 तारीख है, तो कल 13 तारीख को इसके फॉर्म्स बंद होने वाले हैं। कि इसके फॉर्म्स का लास्ट डेट 13 अक्टूबर है। तो फॉर्म जिन्होंने फिल नहीं किए तो एक बार फिल कर दीजिएगा। साथ में हमारी नई बैच भी स्टार्ट हो रही, नई बैच का भी रजिस्ट्रेशन हम शुरू कर रहे हैं ईसीजीसी पीओ के लिए। तो उस नए बैच के अंदर भी आप एनरोल कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, फिलहाल ऑफर भी चल रही है, तो अगर आपको ईसीजीसी पीओ हो या फिर आपको किसी और बैच में भी प्रिपरेशन करनी होगी, तो बैंकिंग इंश्योरेंस सुपर पैक लेना होगा। सो एस्पिरेंट्स के रामबान में अभी आपको ऑफर मिल जाएगा और जिस ऑफर के अंदर आप 90% तक का डिस्काउंट ले सकते हो। सो जस्ट यू नीड टू यूज दिस कूपन कोड, ये कूपन कोड यूज करना मत भूलेगा, इसके भरोसे आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले बात करेंगे हम कुछ ऐसी न्यूज की तरफ जो एग्जाम के लिए बहुत क्रूशियल बन जाती है और आजकल ऐसे सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। तो आईआईटी इंदौर ने एक ऐसा डिवाइस क्रिएट किया है जो कैंसर के डिटेक्शन को बहुत सस्ते में इंप्लीमेंट करवाएगा। देखो, किसी को कैंसर होता है, कैंसर हुआ कि नहीं हुआ, उसके लिए बहुत सारी टेस्ट करवानी पड़ती है, बहुत सारी अलग अलग टेस्ट होती है। उस टेस्ट का ना बड़ा बोझा आ जाता है उस पेशेंट के ऊपर। ट्रीटमेंट के खर्चे अलग, टेस्ट के खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। तो आईआईटी इंदौर के एक प्रोफेसर ने एक बढ़िया सी टेस्ट ढूंढी है और जिस टेस्ट के भरोसे जितनी भी कॉस्टिंग होती है कैंसर को फाइंड आउट करने के लिए, भाई ट्यूमर है कि नहीं है, वो ट्यूमर कैंसरस है कि नहीं है, वो सब कुछ काफी अफोर्डेबल प्राइस में पेशेंट्स के लिए हो सकता है। तो फिलहाल तो टेस्टिंग सक्सेसफुल हो गई है, अब धीरे धीरे उसे गवर्नमेंट एंटिटीज एक्सेप्ट करेगी। अगर सब कुछ सही रहा तो ये हमारे देश में देखने को मिलेगा। तो ये अपने आप में बहुत लैंडमार्क रिसर्च है, बिकॉज डायग्नोस्टिक टेस्ट में काफी खर्चे हो जाते हैं, ये हम सब लोग जानते हैं।
तो देखते हैं अब एग्जाम के लिए सवाल क्या बनेगा। पहला सवाल एग्जाम के लिए ये बनता है कि भाई कौन सी आईआईटी है, तो आईआईटी इंदौर की बात करेंगे। एक बार प्रोफेसर साहब का नाम भी देख लेते हैं। श्रीवास्तवन वासुदेवन इज द नेम ऑफ द प्रोफेसर। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ये प्रोफेसर है और इनके द्वारा ये ढूंढा गया है। अब एग्जैक्टली सिस्टम क्या है, चलो देख लेते हैं। uses photo acoustic spectral response technology which combines optical and acoustic signals to identify the abnormal tissue change। क्या होता है कैंसर में, आप सबको बताओगा। कैंसर में जो सेल्स होते हैं वो सेल्स काफी बढ़ जाते हैं, सेल्स इंक्रीज होते हैं और एबनॉर्मल इंक्रीज होते हैं। अब ना ट्यूमर बनता है, ट्यूमर आपने देखा होगा, ट्यूमर नाम का। तो ट्यूमर का मतलब क्या है कि सेल्स ना एबनॉर्मली ग्रो हो रहे हैं, बहुत ज्यादा स्पीड से एबनॉर्मली ग्रो हो रहे हैं, तो वो एक ट्यूमर क्रिएट करेंगे। नॉर्मली ह्यूमन बॉडी में क्या होता है कि पुराने सेल्स की डेथ होती है, नए सेल्स आ जाते हैं, तो रिप्लेस होता है। पर जब नए सेल्स बहुत एबनॉर्मली ग्रो होंगे, बहुत फास्ट तरीके से ग्रो होंगे, तो वहां पे ट्यूमर क्रिएट होगा। अब ट्यूमर अलग अलग टाइप के ट्यूमर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज समथिंग कॉल्ड नॉर्मल ट्यूमर, किसी को हम लोग कहते हैं बिनाइन ट्यूमर, और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब नॉर्मल ट्यूमर का मतलब सपोज आपको लग गया, सपोज आपका सिर कहीं पे टकरा गया, तो एक ट्यूमर बन जाएगा, उसे हम यूजुअली नॉर्मल ट्यूमर कहेंगे। दूसरा होता है जैसे हम कहते हैं कि मैलिग्नेंट, सॉरी, एक होता है बिनाइन ट्यूमर। अब बिनाइन ट्यूमर का मतलब क्या होता है कि ये ऐसा ट्यूमर है कि जो थोड़ा ग्रो तो हुआ है, बिना किसी इंजरी के ग्रो हो गया, लगता है कि भाई कैंसर का तो ट्यूमर नहीं है, पर ये फैलता नहीं है, वो उसी जगह पे रहता है, बस लोकलाइज जगह पे रहेगा। बाद में उसे काट के आप रिप्लेस भी कर सकते हो या फिर काट के वो नॉर्मल भी हो जाता है। पर जो हमारे मैलिग्नेंट ट्यूमर्स है, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ये और बढ़ जाते हैं और इंक्रीज होते हैं और वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं। सो कैसा होता है, ये जो नई सिस्टम ढूंढी है, उस सिस्टम से हम पता कर सकते हैं कि भाई ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ये बेनाइन ट्यूमर है या नॉर्मल ट्यूमर है। तो जो भी ट्यूमर होगा उसे उसे ऑकस्टिक तरीके से, साथ में ऑप्टिक तरीके से, दोनों का मिक्स करके इसे फाइंड आउट करने की कोशिश यहाँ पे की जाती है। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी यूनिक कंसेप्ट, सो क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दैट्स इट, बाकी इनफ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इतना मोर देन इनफ रहेगा। नेक्स्ट न्यूज, एवरीवन नोज अबाउट दिस न्यूज। यस, नोएल टाटा नाउ बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ टाटा ट्रस्ट। अब ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए, बहुत सारे लोगों का दिमाग में बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है कि एग्जैक्टली टाटा ट्रस्ट और टाटा सन्स ये क्या होता है। जितनी भी इंडस्ट्रीज है, जितनी भी टाटा के अंदर सारी इंडस्ट्रीज है, वो सारी इंडस्ट्रीज एक नाम के अंदर काम करती है, जिसका नाम है टाटा सन्स। तो टाटा सन्स जो है इज अ ग्रुप ऑफ ऑल द टाटा इंडस्ट्रीज। जितनी टाटा इंडस्ट्रीज है वो सारी टाटा सन्स के अंदर आती है और उन्हीं के अंदर वो लोग काम करते हैं। अब ये जो टाटा सन्स है, इस टाटा सन्स की शेयर होल्डिंग अलग अलग लोगों के पास है, अलग अलग लोग है जो टाटा इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर है। तो मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, थोड़ा आपके लिए बेटर होगा। जस्ट वन सेक, मेरे ख्याल से वो चीज थोड़ी सी नीचे वाले पार्ट में चली गई है, सो आई विल जस्ट शो यू दैट थिंग, जिससे आपकी नॉलेज में थोड़ा सा बेटर इजाफा हो जाएगा। जी हाँ, यस, यहाँ पे आते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हो जो टाटा सन्स है, पूरा टाटा सन्स में सारे सारे टाटा इंडस्ट्रीज का जो ग्रुप है, उस टाटा सन्स के शेयर होल्डर है। अब टाटा सन्स के शेयर होल्डर में 66% शेयर टाटा ट्रस्ट का है। तो टाटा जो भी फैमिली थी, उस फैमिली ने टाटा ट्रस्ट नाम का एक ट्रस्ट क्रिएट किया। इस ट्रस्ट के अंदर 14 ट्रस्ट काम करते हैं, टाटा ट्रस्ट के अंदर 14 ट्रस्ट काम करते हैं और सारे मिला के 66% के शेयर होल्डर्स है टाटा सन्स के अंदर। तो टाटा सन्स जो है, मींस जो इंडस्ट्रीज का ग्रुप है, उसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर टाटा ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट के चेयरमैन के तौर पे अभी नोएल टाटा जी को अपॉइंट किया गया। इस ट्रस्ट के चेयरपर्सन पहले रतन टाटा थे, अब उनके देहांत के बाद है। तो टाटा सन्स जो काम करने वाली, जो कंपनीज को रिप्रेजेंट करती है, उसकी बात नहीं हो रही है, टाटा ट्रस्ट की बात हो रही है। तो आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि टाटा सन्स के चेयरपर्सन कौन है, बिकॉज टाटा सन्स के चेयरपर्सन बड़े न्यूज में चल रहे थे G20 के टाइम पे भी, बिकॉज G20 के टाइम पे जो बिजनेस 20 नाम का ग्रुप बनाया गया था, तब टाटा सन्स के चेयरपर्सन उसे लीड कर रहे थे। तो टाटा सन्स इज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज, उस ग्रुप ऑफ कंपनीज में किसके शेयर ज्यादा है, तो टाटा ट्रस्ट के है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए, अगर हम बात करें शेयर होल्डर्स की, यहाँ पे लिस्ट है। दोराबजी टाटा ट्रस्ट है, सर रतन टाटा ट्रस्ट है, के ये दोराबजी टाटा ट्रस्ट, रतन टाटा ट्रस्ट, ये टाटा ट्रस्ट के अंदर ही आता है। और बाय द वे, अगर हम नोएल टाटा की बात करें, तो नोएल टाटा ये स्टेप ब्रदर थे, स्टेप ब्रदर है रतन टाटा जी के, उनके सौतेले भाई है।
उनके फादर साहब की जो सेकंड शादी थी उसके ये बेटे हैं। और ये बहुत एक्टिव थे, वैसे भी काफी एक्टिवली टाटा इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे, टाटा इंडस्ट्रीज में काफी बड़ा रोल इनका रहा है। और ये तय था कि रतन टाटा जी के बाद ये टाटा ट्रस्ट की सारी जिम्मेदारी इन्हीं के पास जाएगी। अगेन 67 ईयर ओल्ड, और एट द सेम टाइम ही इज ऑल्सो हैंडलिंग फ्यू कंपनीज, कुछ कंपनीज के अंदर भी ये चेयरमैन के तौर पे काम कर रहे हैं। तो ये याद रखिएगा, बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज हो गए, बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली ट्रस्ट और सन्स में क्या फर्क है। सन्स नाम से सारे इंडस्ट्रीज को जो हैंडल करेगा, जो मैनेजमेंट हैंडल करेगा, उसे सन्स नाम दिया गया है। और इसके जो शेयर होल्डर्स है वो ट्रस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं। टाटा ट्रस्ट केवल टाटा सन्स का शेयर होल्डर है ऐसा ही नहीं है, टाटा ट्रस्ट के थ्रू सारे काम होते हैं ना, जिस चीज के लिए रतन टाटा साहब बड़े फेमस थे ना, कि हॉस्पिटल्स बना दिए, एजुकेशन के लिए काम कर दिया, या स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग दे दी, ये सारा टाटा ट्रस्ट के थ्रू होने वाला काम था। तो टाटा ट्रस्ट एक फिलैंथ्रोपिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एनजीओ के एंगल में भी काम करती है, और उनके कुछ शेयर्स ये टाटा सन्स के अंदर है। तो इस तरीके से ये अथॉरिटी काम करती है। अगर हम बात करें नोएल टाटा साहब की, सो ही इज हैंडलिंग टाटा स्टील, वोल्टास, टाइटन घड़ी का कंपनी, तो ये सारे कंपनीज के चेयरमैन के पोजीशन पे भी ये काम करते हैं। सो वेरी एक्टिव मेंबर ऑफ द टाटा फैमिली, एंड नाउ ही इज गोइंग टू हैंडल द टाटा ट्रस्ट बिजनेस। जिमी टाटा, ये नाम भी बड़ा सुना होगा आपने, ये रतन टाटा जी के छोटे भाई जिमी टाटा, पर जिमी टाटा इज आउटसाइड द बिजनेस, अपने 2 BHK फ्लैट में आराम से रहते हैं। इतने बड़े बिजनेसमैन, इतने बड़े बिजनेस फैमिली से बिलोंग करने वाले, बट बिल्कुल सारी चीजों से बाहर, तो ही इज नॉट दैट एक्टिव, और इसलिए इनमें कभी भी उनका रोल नहीं रहा। पर उनके हाफ ब्रदर जो है इज वेरी एक्टिव, एंड ही इज द नाउ पार्ट ऑफ टाटा ट्रस्ट। बस इतना पॉइंट याद रखेगा, एग्जाम के लिए मोर देन इनफ रहेगा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर अस। इंडियन आर्मी रोल्स आउट द फर्स्ट ओवरहॉल्ड T90 भीष्मा टैंक। भीष्मा टैंक, ये T90 भीष्मा टैंक आर नॉट द एक्चुअली इंडियन ओरिजिन टैंक, ये बेसिकली रशियन टैंक्स है, पर बाद में अभी उसको इंडिया में मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। तो ओरिजिनली दे आर द रशियन टैंक। नाज़नी तागिल के में एक कंपनी है, उस कंपनी के द्वारा रशिया में इन टैंक्स को बनाया गया है। सो उर्लावा गोंजावॉड इज द नेम ऑफ द कंपनी, रशियन कंपनी, दे क्रिएटेड दैट। बाद में इंडियन आर्मी ने इसे रशिया से परमिशन लेके चेन्नई में मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। तो रशिया गेव द परमिशन, रशिया गेव द टेक्निकल सपोर्ट, नाउ वी आर मैन्युफैक्चरिंग दिस T90 भीष्मा टैंक इन इंडिया इटसेल्फ। तो आप देख सकते हो, मैं आपको ना वापस एक बार दिखा देता हूँ, थोड़ा बेटर रहेगा आपके लिए। ये बैकग्राउंड में आप देख सकते हो, दिस इज अ टैंक कॉल्ड एज अ भीष्मा टैंक, के वन ऑफ द मोस्ट लाइक वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग टैंक, और वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट टैंक हम कहेंगे, जो रशिया से हमने टेक्नोलॉजी परचेस की और मैन्युफैक्चर चेन्नई के अंदर, मींस आत्मनिर्भर भारत के अंदर हम ही कर रहे हैं। तो उसी के बारे में ये न्यूज है कि दिस टैंक इज वेरी फेमस फॉर फायर पावर, स्पीड, प्रोटेक्शन, एवरी एंगल, काफी वन ऑफ द फास्टेस्ट टैंक भी से माना जाता है। तो इसी टैंक को अभी डेडिकेट किया गया है टू द इंडियन आर्मी, दैट्स इट। सो मैन्युफैक्चर चेन्नई में हुआ और ओरिजिनली इज फ्रॉम रशिया, बस इतना एक पॉइंटर यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे की न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। नाबार्ड ने एक सर्वे प्रेजेंट किया, उस सर्वे में बेसिकली ये 2021-22 तक, 2021-22 का ये सर्वे है, उसके हिसाब से हमारे देश में फार्मर्स के इनकम्स कितने इंक्रीज हुए, फार्मर्स के इनकम में कितना इजाफा हुआ, उसकी बात की गई है। तो दिस इज सर्वे ऑफ नाबार्ड। अब जो नाबार्ड की एग्जाम के लिए जा रहे हैं, ऑफकोर्स उनको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ऑफकोर्स उनको बहुत अच्छे से रीड करना पड़ेगा, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे रहेगा। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं जो एग्जाम में बन सकते हैं। सो देख लेते एक बार नाबार्ड का सर्वे क्या कहता है, नाबार्ड के सर्वे में क्या क्या पॉइंटर्स मेंशन किए गए। तो नाबार्ड का सर्वे क्या कहता है, बिटवीन 16-17 एंड 21-22 द एवरेज मंथली इनकम ऑफ रूरल हाउसहोल्ड्स हैज ग्रोन ओवर 57%। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनका ये कहना है कि 2016-17 से 21-22 के बीच में जो रूरल एरियाज में फैमिलीज है, उनका इनकम 57% ज्यादा बढ़ गया है। तो सवाल यहाँ पे डायरेक्टली है जो आपके एग्जाम के लिए बन सकता है। द एवरेज मंथली इनकम फ्रॉम 8059 टू 12,698 रुपीज इन 21-22, बस वही पॉइंटर यहाँ पे मेंशन किया गया। एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो गया, पहले 6,600 का एक्सपेंडिचर था, अब वो 11,200 का हो गया। खर्चे बढ़ जाते हैं, देखिए इनकम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक खर्चे बढ़ने वाले, ये तो कॉमन इकोनॉमिक्स का रूल है, और वही चीज यहाँ पे एक्सपीरियंस करने को मिली है।
तो इसी सर्वे को क्रिएट किया गया, इसी सर्वे को बनाया गया है नाबार्ड के द्वारा। हमारे एग्जाम के लिए सर्वे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप केवल बैंकिंग की तरफ ध्यान दे रहे हो, बट यू आर फोकसिंग ऑन द एग्जाम्स लाइक नाबार्ड, देन ये सर्वे थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसके एक दो पॉइंटर और बता देता हूं मैं आपको। द प्रपोर्शन ऑफ हाउसहोल्ड विद आउटस्टैंडिंग डेट इंक्रीज फ्रॉम 47% टू 52%। अब देखिए इनकम बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, साथ में एनपीए भी बढ़ रहा है। तो आउटस्टैंडिंग डेट का मतलब बेसिकली बैड लोन्स की बात हो रही है। सो 52% बैड लोन्स हो गए हैं, ऐसा उनका कहना है। तो इसी एंगल में सर्वे दिया गया, पर याद रखना ये सर्वे 21-22 के हिसाब से है, तो गड़बड़ मत करना, नहीं तो 23-24 के सर्वे के हिसाब से सोचोगे तो दिक्कत होगी। सर्वे थोड़े से डिले आते हैं नाबार्ड के, नाबार्ड अपने लेवल पे सारा डेटा कलेक्ट करती है, स्पेशली रूरल एरिया। देखो नाबार्ड केवल एग्रीकल्चर के लिए काम नहीं कर रहा है, नाबार्ड रूरल डेवलपमेंट के लिए भी काम कर रहा है। 1982 में बी शिवरमन या ग्राफिक कार्ड कमेटी के रिकमेंडेशन में हमने नाबार्ड को क्रिएट किया। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है नाबार्ड, और केवी शाजी सर ये नाबार्ड के हेड है, नाबार्ड के इंचार्ज, और मुंबई से नाबार्ड काम करती है, उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, दैट्स इट। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारे पीएम साहब आपको पता है लाओ गए थे, कि लाओ पीडीआर इज द नेम ऑफ द कंट्री जहां पे उनका विजिट हुआ था। एशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इन कंट्रीज के साथ मीटिंग थी, जिसके बारे में कल हमारी बात हुई, याद होगा आपको, कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, डिजिटल सिस्टम को लेके हमारा एशियान कंट्रीज के साथ बातचीत हुआ, एग्रीमेंट हुआ, सारी चीजें हुई। अब लाओ पीडीआर के साथ भी तो एग्रीमेंट करना है ना, क्योंकि इस कंट्री में मोदी जी गए तो कुछ ना कुछ एग्रीमेंट यहां तो होने ही चाहिए। तो लाओ पीडीआर की सबसे पहले बात करते हैं। तो लाओस, ये लाओ पीडीआर वियतनाम के बगल में कंट्री है। इसका कैपिटल अगर बात करें, सो वियंटियान इज द नेम ऑफ द कैपिटल जहां पे मोदी जी गए थे, एंड किप, लाओटियन किप इज द नेम ऑफ द करेंसी। मोदी जी गए थे एशियान के मीटिंग के लिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, 1967 में इस ग्रुप को बनाया गया। जकार्ता इंडोनेशिया में हेडक्वार्टर है, और एशियान के अंदर ये मेंबर कंट्रीज आती है, अगेन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब जो मैं एग्रीमेंट्स आपको दिखाने वाला हूं, ये एग्रीमेंट्स लाओ पीडीआर और इंडिया के बीच में हुए। एशियन वाले एग्रीमेंट हम कल के ही लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। तो देखते हैं मोदी जी ने क्या क्या एग्रीमेंट साइन किए इस कंट्री के साथ। सबसे पहले एमओयू बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एग्रीमेंट साइन हुआ। तो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री, उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री, मींस फ्यूचर में दोनों कंट्रीज की डिफेंस फोर्सेस एक्सरसाइज कर सकती है। फ्यूचर में शायद हमारे देश में बनने वाले वेपन्स हम उनको बेच सकते हैं, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। तो दोनों कंट्रीज के डिफेंस के बीच में अच्छा एग्रीमेंट साइन हुआ, ये बहुत जरूरी है, रियली वेरी इंपॉर्टेंट। द रीजन इज, मैं वापस आपको मैप दिखाता हूं, आप समझ जाओगे। कि आप देखिए लाओस के बगल में वियतनाम है, इनके साथ भी हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है। यहां पे आता है साउथ चाइना सी, और साउथ चाइना सी में चाइना बहुत एक्टिव है। तो जो जो कंट्रीज इस एरिया की हमारे साथ अच्छी दोस्ती बना लेगी, जिन जिन कंट्रीज का डिफेंस वाले हमारे अच्छे रिलेशन बनेंगे, हमें इस चाइना को काउंटर करने के लिए काफी अच्छा हेल्प मिलेगा। तो वियतनाम के साथ तो हमारा ऑलरेडी है कि बहुत अच्छे रिलेशन है, विनबैक्स नाम से हमारी एक्सरसाइज भी बड़ी अच्छी चलती है। तो अभी लाओ के साथ भी यह एग्रीमेंट हमारा साइन हुआ है। दूसरा, ब्रॉडकास्टिंग बिटवीन लाओ नेशनल टेलीविजन एंड इंडिया। सो प्रसार भारती और उनके कंट्री का जो ब्रॉडकास्टिंग है, उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है। तो इंडियन शोज वहां पे, उनके शोज यहाँ पे, ये होता है। ये नॉर्मली आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के शोज भी इंडिया में ब्रॉडकास्ट हो जाते हैं। हमारे शोज उन कंट्रीज में ब्रॉडकास्ट हो सकते हैं, क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन आपको दुनिया के हर कंट्री में दिखाई देगा। तो इसीलिए ये एग्रीमेंट भी जरूरी है। ये सॉफ्ट पावर है, कल्चरल एग्रीमेंट है हमारा। फिर नीचे आते हैं, देन एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड रिगार्डिंग कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस इन कस्टम मैटर्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कस्टम वाली चीजें होती है, तो उस कस्टम मैटर्स के लिए एक दूसरे को मदद की जाएगी। सपोज फॉर एग्जांपल, इंडिया से कोई चीजें हमने एक्सपोर्ट कर दी, वहां पे कस्टम के चक्करों में, पेपर वर्क में फंस गया तो दिक्कत होगी, तो हम डायरेक्टली एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। सपोज कस्टम में कोई इंडियन फंस गया या किसी इंडियन ने कोई गलत काम कर दिया, तो डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट वहां पे इंटरफेयर कर सकती है। कई बार होता है कस्टम्स में कुछ ना कुछ इशू हो जाता है, किसी इंडियन शिप का इशू हो गया, किसी इंडियन एक्सपोर्टर का इशू हो गया, तो उस सिचुएशन में एक दूसरे को यहां पे हेल्प की जाएगी। तो ये एग्रीमेंट यहां पे हुआ है। सो डिफेंस, देन ब्रॉडकास्टिंग प्रसार भारती वाला, देन कस्टम डिपार्टमेंट वाला। ठीक है, फिर चौथा एग्रीमेंट देख लेते हैं, क्यूआईपी ऑन प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, फलक फलम ड्रामा
इन लुंग प्रभांग प्रोविंस के। अब ना लाओ में रामायणा, जैसे हमारे देश में रामायणा की रामलीला होती है, अभी दशहरे के टाइम पे रामलीला हर जगह चलती रहती है, तो वैसे ही उनके देश में रामायणा का भी एक परफॉर्मेंस होता है जिसको फलक फलम कहा जाता है। तो ये परफॉर्मिंग आर्ट को प्रिजर्व करने के लिए क्यूआईपी साइन किया गया। अब क्यूआईपी का मतलब यहाँ पे अलग है, यहाँ पे क्यूआईपी का मतलब है क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट। क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट नहीं होगा। क्यूआईपी का एक मतलब ना हमारे शेयर मार्केट में भी आता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। वो क्यूआईपी जो है प्लेसमेंट वाला, वो इन्वेस्टमेंट के एंगल में, यहां पे जो क्यूआईपी है उसका नाम है क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट। सो परफॉर्मिंग आर्ट है लाओ का, जहां पे उनके एंगल में रामायणा को परफॉर्म किया जाता है, तो उस आर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस आर्ट को प्रिजर्व करने के लिए ये एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया गया है। ठीक है, चलो तो ये पॉइंट। दूसरा, क्यूआईपी ऑन रिनोवेशन ऑफ वॉट फेका टेम्पल, देन क्यूआईपी ऑन प्रिजर्वेशन ऑफ शैडो पपेट थिएटर परफॉर्मेंस एंड अनाउंस, सॉरी, तो इनके देश के जो अलग अलग परफॉर्मिंग आर्ट्स है या उनके देश का कुछ टेम्पल है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो ये बड़ा यूनिक है। देखिए, उनके देश का प्रसार भारती और हमारे प्रसार भारती का और उनके देश के ब्रॉडकास्टिंग का टाइप हुआ है। उनके देश के दो कल्चरल है, एक रामायणा वाला परफॉर्मिंग आर्ट, दूसरा एक पपेट पपेट शो होता है ना, कि पपेट शो की बात हम लोग करते तो वो पपेट शो, और तीसरा यहाँ पे टेम्पल जो है उनका, उन इन तीनों को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमारा क्यूआईपी साइन हुआ है। एंड प्रोजेक्ट ऑफ इंप्रूव द न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, सो फूड फोर्टिफिकेशन, याद है राइस फोर्टिफिकेशन अभी इंडिया में न्यूज में चल रहा था, राइस फोर्टिफिकेशन को टाइम फ्रेम हमने बढ़ा दिया हमारे देश में, तो उनके देश में भी फूड फोर्टिफिकेशन के लिए इंडिया मदद करेगी। अब लाओ के एंगल में वी आर सपोर्टिंग देम अ लॉट, डिफेंस के लिए हम सपोर्ट करेंगे, ब्रॉडकास्टिंग के लिए हम सपोर्ट कर रहे हैं, उनके टेम्पल्स या उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा यहाँ पे एग्रीमेंट साइन हुआ, साथ में न्यूट्रिशन के एंगल में भी हम उनको सपोर्ट करेंगे। तो ये कुछ एग्रीमेंट्स है जो मोदी साहब ने लाओ इस कंट्री के साथ साइन किए, उनके प्रेजेंस में साइन हुए, तो ये भी फैक्टर याद रखिएगा। कई बार क्या होता है, छोटी छोटी कंट्रीज को हम इतना तवज्जो नहीं देते, उतना हम उसके ऊपर फोकस नहीं करते, पर एग्जाम के लिए काफी जरूरी फैक्टर बन जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज में इंडिया डिजिटल एग्री कॉन्फ्रेंस, हमारे देश का डिजिटल एग्री कॉन्फ्रेंस रिसेंटली आईआईटी रोपर में ऑर्गेनाइज किया गया था। आईआईटी रोपर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली के अंदर। सो आईसीएफए एंड आईआईटी रोपर, इन्होंने इसे ऑर्गेनाइज किया। अब ना अवध नाम का एक कंसेप्ट है आईआईटी रोपर का, तो अवध का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर एंड वाटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब। सो आईआईटी रोपर ने अपने ही कैंपस में एग्रीकल्चर एंड वाटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब बनाया हुआ है, जिसका नाम है अवध। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अवध। तो इसी आईआईटी रोपर के अवध ने, और यहाँ पे एक और इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है आईसीएफए, इंडियन चेंबर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। तो ये हमारे देश में फूड और एग्रीकल्चर में काम करने वाली जो कंपनीज है ना, फूड बिजनेस में काम करने वाली, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काम करने वाली, तो ये जितनी कंपनीज है, इनका ये ग्रुप है इंडियन चेंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। ये ग्रुप आईआईटी रोपर का अवध नाम का उनका एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है एग्रीकल्चर वाटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब, इन्होंने मिलके इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया। कॉन्फ्रेंस वाज इन न्यू दिल्ली। कॉन्फ्रेंस का नाम देख लेते, इंडिया डिजिटल एग्री कॉन्फ्रेंस, दैट्स इट। इस क्वेश्चन में या इस न्यूज में क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो पहला क्वेश्चन आईआईटी को लेके, दूसरा क्वेश्चन अवध को लेके। ये दो क्वेश्चंस यूजुअली बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बाकी डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पीआईबी का न्यूज था, इतना एग्जाम के लिए मोर देन इनफ रहेगा। नेक्स्ट न्यूज की तरफ जाते हैं। थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन नेवीज नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन सेमिनार स्वावलंबन 2024। आपको याद है कुछ दिनों पहले डिफेंस मिनिस्ट्री ने इनोवेशन के लिए डिस्क और अदिति नाम से कुछ फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए थे, जहां पे चैलेंजेस दिए गए थे कि आप नई आइडियाज पे हमें हेल्प कीजिए, नई आइडियाज को लेके आप मदद कीजिए। तो इंडियन नेवी ने अपना खुद से एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया इसी इनोवेशन पर्पस के लिए, नाम रखा स्वावलंबन 2024। ये तीसरा सेमिनार है, सबसे पहला 2022 में हुआ था, उसके बाद 2023 में ये चौथा सेमिनार है, और यहाँ पे भी इनोवेशंस की बात की जा रही है। देखिए, स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन। सो
नई नई आइडियाज जो है, नए नए प्रपोजल्स जो है कि उनके ऊपर काम करेंगे, इनोवेटिव आइडिया, और इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करने की कोशिश की जाएगी, बाहर कंट्री से इंपोर्ट ना करे। सो इंडियन नेवी ने इस कंसेप्ट को शुरू किया है। आपको याद है हमने इंडियन नेवी का एक न्यूज डिस्कस किया था कि बजाज लाइफ इंश्योरेंस के साथ इंडियन नेवी का टाई अप हुआ है कि जो भी नेवी के अंडर काम करने वाली लोग हैं, उनके फैमिली मेंबर्स या कुछ ऐसा सपोर्ट स्टाफ, उनके लिए लाइफ इंश्योरेंसेस प्रोवाइड किए जाए। सो बजाज लाइफ इंश्योरेंस, बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एंड नेवी का टाइप है, और स्वावलंबन नाम से इन्होंने कॉन्फ्रेंस रखी। कॉन्फ्रेंस का पूरा पर्पस है कि इंडिया में ही इनोवेटिव आइडियाज को सपोर्ट करे और इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग हो, जिसे इंडियन इंडिजनाइजेशन हम लोग कहते हैं। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर न्यूज रिगार्डिंग इंडियन नेवी। आगे बढ़ते हैं, लॉन्च ऑफ एलसीएम। एलसीएम इज द नेम ऑफ द शिप। ये शिप आपको दिख रही होगी कि जस्ट वन सेक, जैसे मैंने कहा था टेक्निकल प्रॉब्लम, रिकॉर्डिंग में भी टेक्निकल प्रॉब्लम ने दिक्कत दे दी है। तो कोई बात नहीं, बस विद इन फ्यू सेकंड्स हम इसको स्टार्ट कर देंगे एंड विल डिस्कस अबाउट द रेस्ट ऑफ द न्यूज। वैसे आज ज्यादा न्यूज थी नहीं, ज्यादा न्यूज है नहीं, तो फटाफट चीजें हमारी कवर हो जाएगी। जी मैं कह रहा था कि शिप्स की बात कर रहे थे। सो एम्यूनेशंस, आर्म्स एंड एम्यूनेशंस होते हैं, उसे कैरी करने के लिए, उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ये शिप क्रिएट की गई है, इस शिप को बनाया गया है, और इस शिप को भी ऑफिशियली इंडियन नेवी को ट्रांसफर किया गया है। तो इस शिप के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए काफी जरूरी होगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जस्ट गिव मी 1 or 2 minutes, देन इट विल स्टार्ट। तो स्टार्ट होते ही हम इसके ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। जी हाँ, so I was talking about this ship के शिप का फुल फॉर्म देखिएगा, LCAM इज द नेम ऑफ द शिप, कॉल्ड एज अ लैंडिंग शिप एम्यूनेशंस की बात हो रही है। सो लैंडिंग शिप एम्यूनेशंस, सो बेसिकली आर्म्स एंड एम्यूनेशंस कैरी करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ये शिप काम करती है। तो इसी शिप को यहाँ पे मैन्युफैक्चर या इसी शिप को यहाँ पे बनाया गया। जी, जस्ट वन सेक, मैं इसका डिटेलिंग भी एक बार आपके साथ कर लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। किसने इस शिप को बनाया, किसने शिप को मैन्युफैक्चर किया या सॉरी प्रोड्यूस किया? सो विशाखापट्टनम के अंदर ये शिप जो है वो गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दी गई। तो इसमें सेकॉन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के ये एक कंपनी है, और दूसरी कंपनी जो है वो है मीरा भाईंदर में विनयगा मराइन पेट्रो। सो दो कंपनीज है, और विशाखापट्टनम के अंदर ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें ये शिप हैंड ओवर की गई। दैट्स इट, बाकी और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिप का मेजर फोकस है, जो मैंने आपको बताया था कि एम्यूनेशंस कैरी करने के हिसाब से ही ये शिप काम करती है, तो इसी को ये नाम दिया गया। LCAM-12 इज द नेम ऑफ द शिप। LCAM का फुल फॉर्म है लैंडिंग शिप एम्यूनेशंस, इसे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नाउ महाराष्ट्र टू गेट कटिंग एज एजुकेशन हब्स। नाउ महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का टाई अप हुआ है। अश्विनी वैष्णव साहब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने कहा है कि महाराष्ट्र के अंदर नई टेक्नोलॉजीज को लेकर इंस्टीट्यूशंस क्रिएट की जाएगी। सो महाराष्ट्र को बहुत बड़ा एक एज मिला हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके एक्सलेंस सेंटर्स नए टेक्नोलॉजी को लेके महाराष्ट्र में ओपन करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं कि एग्जैक्टली अश्विनी वैष्णव साहब क्या कहना चाहते हैं। तब तक आप कमेंट सेक्शन में महाराष्ट्र के सीएम और गवर्नर का नाम जरूर डालिएगा। अब देखिए यहाँ पे इनका क्या कहना है कि दे आर फोकसिंग ऑन सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन एआई, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्री 4.0, 3D प्रिंटिंग, अलाइड टेक्नोलॉजीज, इन सब का जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है महाराष्ट्र में ओपन किया जाएगा। इसके लिए एग्रीमेंट साइन हुआ। अब महाराष्ट्र में एग्जैक्टली कहां ओपन करेंगे वो आने वाले समय में पता चल जाएगा। पर इंडिया का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नए टेक्नोलॉजी का पहला सेंटर ऑफ एक्सेलेंस विल बी इन महाराष्ट्र, उसे महाराष्ट्र में क्रिएट किया जाएगा। तो ये न्यूज बहुत बड़ी है, इसके एंगल में क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछेंगे। इसके अलावा
R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेशली गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स एंड गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भी यहाँ पे एग्रीमेंट साइन हुआ है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट R&D के लिए फंड प्रोवाइड करेगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के लिए। तो पहला सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑन AI, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग, अलाइड टेक्नोलॉजीज, इंडस्ट्री 4.0, इन सब के लिए सेंटर महाराष्ट्र में बनेगा। और दूसरा, government is providing separate grant for research and development for Maharashtra's polytechnics as well as engineering colleges. Okay, Maharashtra takes the lead in establishing COE by leveraging strong foundation to its technical education for central funding. बाकी तो ठीक है, तो ये 2-3 मेजर पॉइंटर्स है जो अश्विनी वैष्णव साहब के अगुवाई में यहाँ पे साइन किए गए, उनके ऊपर एग्रीमेंट साइन किया गया। दैट इज द केस। अभी कल हमारे देश में, या हमारे देश में क्या पूरे दुनिया में इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑब्जर्व किया गया। तो इंडिया में भी ऑब्वियसली फंक्शन हुए, हमारा देश कैसे पीछे रहेगा। तो उसी टाइम पे हमारे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी जी ने अनाउंसमेंट किया कि हमारे देश में 10 दिन 10 डेज का नेशन वाइड सेलिब्रेशन किया जाएगा इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर गर्ल चाइल्ड। तो देश के अलग अलग जगहों पे इस तरीके से फंक्शन ऑर्गेनाइज किए गए। ये तो गुजरात का है, तो इंडिया के लिटरली हर स्टेट में इन फंक्शंस को ऑर्गेनाइज किया गया है और ऑर्गेनाइज किया जाएगा भी, क्योंकि ये 10 दिन चलने वाला है। मंथ ऑफ सितंबर वाज राष्ट्रीय पोषण माह, आपको अगर आपको याद होगा तो। पर इस मंथ में कोई पर्टिकुलर माह तो नहीं चला रहे, कोई महीना तो नहीं चल रहा है, बट बात की जा रही है कि 10 दिन, पूरे 10 दिन हम हमारे देश में इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे को ऑब्जर्व करेंगे। अब इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे हर साल मनाया जाता है, जिसके ऊपर हमारी बात हुई थी। अब इस बार का थीम देखते हैं, गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। सो 11th ऑफ अक्टूबर एवरी ईयर वी सेलिब्रेट द इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे 11th ऑफ अक्टूबर, और इस बार का थीम रखा गया था गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर, और इसी विजन के भरोसे इसे सेलिब्रेट किया गया, इसे ऑब्जर्व किया गया। और गवर्नमेंट ने कहा कि 10 दिन के लिए, नेक्स्ट 10 डेज के लिए सेलिब्रेशंस होंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये मेन फोकस होगा इस पूरे सेलिब्रेशन का। अन्नपूर्णा देवी जी का नाम याद रखेगा, एग्जाम के लिए जरूरी है। वी टॉक्ड अबाउट दिस न्यूज, इस न्यूज के ऊपर हमारी बात हो गई है, तो थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूं। द नेक्स्ट न्यूज इज, एक नया सर्वे आया है एनएसओ का। एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसकी हम बात करते हैं। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, उनके अंडर एनएसओ आता है, उनके अंडर एनएसओ काम करता है। तो इनका एक एनुअल सर्वे कॉल्ड एज द एनुअल मॉड्यूलर सर्वे। इस एनुअल मॉड्यूलर सर्वे के अंदर 15 टू 29 का जो एज ग्रुप है हमारे देश का, उसके बारे में सर्वे होता है। अब ये सर्वे बड़ा शॉकिंग है, सीरियसली बड़ा शॉकिंग है। उनका यह कहना है कि लेस देन 33% ऑफ द यूथ कैन सर्च नेट एंड ट्रांजिट ऑनलाइन। हम जितनी बात करते हैं ना, इंडिया का यूथ बड़ा टेक सेवी बन गया है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, पर ये एनएसओ, ये गवर्नमेंट का सर्वे, मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का सर्वे, उनका ये कहना है, उनका रियलिटी चेक ये है कि हमारे देश में रूरल एरिया में अगर हम मेल की बात करें, 15 से 15 टू 29 के एज ग्रुप के मेल की बात करें, तो 28.1% मेल है रूरल एरिया में जो सही से इंटरनेट यूज कर पा रहा है, सही से इंटरनेट को अंडरस्टैंड कर पा रहा है। अगर हम बात करें अर्बन एरिया में तो 47.7% है, और ओवरऑल अगर बात करें मेल की तो 34.2%। वही फीमेल 14.5% अर्बन एरियाज, 36.5% एंड रूरल एरियाज, एंड 21.6% इन ओवरऑल। और अगर मैं पूरा और मेल और फीमेल की बात करें तो इट्स ओनली 28.5% ओवरऑल। ये एनएसओ ने सोर्स दिया, एनएसओ का ये डेटा है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने ये डेटा दिया हुआ है, यहाँ पे मेंशन भी किया गया है, ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, अगर इंडिया में केवल 28.5% लोग हैं जो सही तरीके से ढंग से इंटरनेट और ट्रांजैक्शंस को यूज कर पा रहे, बाकियों को समझ नहीं आ रहा है, तो फिर इंटरनेट यूज कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कौन है जो इतने सारे रील्स बना रहा है? कौन है जो इतने सारे ऑनलाइन सोशल मीडिया पे रह रहा है? बेसिकली सर्वे का ये कहना है कि सोशल मीडिया पे रहना और एक्चुअली इंटरनेट का सही यूज करना, ट्रांजैक्शंस के लिए यूज करना, फ्रॉड से बचना, ये जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस अभी भी कम है। तो दिस डेटा इज नॉट अबाउट एग्जैक्टली यूज, इट अबाउट द अवेयरनेस ऑल्सो। सो अवेयरनेस के मामले में यूथ बहुत कमजोर है, ऐसा उनका कहना है कि सिर्फ दिखावा ज्यादा है, एक्चुअलिटी थोड़ी सी कम है। सो इंस्टाग्राम यूज करने आ गया या फिर सोशल मीडिया पे मैसेज करने आ गया, इसका मतलब इंटरनेट आ गया, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे और भी चीजें होती है, स्पेशली
सिक्योरिटी आप कैसे मेंटेन करते हो ये बहुत मैटर करेगा। इसलिए फ्रॉड्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत फ्रॉड्स बढ़ जाते हैं। और हम कहते हैं कि बुजुर्गों के साथ फ्रॉड बहुत ज्यादा होते होंगे, पर ऐसा नहीं है। नंबर्स आर सेइंग समथिंग एल्स। सो ये रियलिटी चेक है और इस सर्वे पे बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं। इस सर्वे पे क्वेश्चन भी बनेगा बिकॉज सर्वे इज कंडक्टेड बाय एनएसओ, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर आता है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों एक और न्यूज की तरफ जाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना एक फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रही है मंडे को, मींस 14th ऑफ अक्टूबर को, एंड द फंक्शन इज हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन सेंट्रल बैंकिंग एट क्रॉस रोड्स। हाई लेवल कॉन्फ्रेंस सेंट्रल बैंकिंग एट क्रॉस रोड्स नाम का एक फंक्शन है। उस फंक्शन को ऑब्वियसली हमारे डिग्निटरीज रहेंगे, यहाँ पे आरबीआई गवर्नर भी रहेंगे और अलग अलग अकेडमिशियंस को यहाँ पे बुलाया गया है। सो पर्पस इसका यही है कि सेंट्रल बैंकिंग मींस जैसे आरबीआई ऐसे अलग अलग कंट्रीज की सेंट्रल बैंकिंग है, तो सेंट्रल बैंकिंग आज के डेट में क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है, क्या इश्यूज फेस कर रही है, इसके लिए इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। दोज हु आर लिविंग इन मुंबई, दोज हु आर इन मुंबई, दे कैन डेफिनेटली अटेंड कर सकते हैं, बट बाय इन्विटेशन ओनली। इन्विटेशन के तौर पे ये रहेगा, इसमें रजिस्ट्रेशन करने का भी कोई स्कोप इन्होंने ऑर्गेनाइज नहीं किया है। पर होते हैं आरबीआई के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो और आपको इनविटेशन मिल गया तो आप उसे अटेंड कर सकते हो। तो अगर आप मुंबई एरिया में तो बिल्कुल आप कोशिश कीजिए, पर फिलहाल इन्होंने एनरोल करने के लिए कोई बताया नहीं, ये उनका एडवर्टाइजमेंट है, वही एडवर्टाइजमेंट मैंने रख दिया। अगर एग्जाम की नजर से सोचे तो एग्जाम की नजर से क्वेश्चन इतना आएगा कि हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन सेंट्रल बैंकिंग एट क्रॉस रोड्स किसने ऑर्गेनाइज किया, कहां ऑर्गेनाइज किया, ऑब्वियसली इसे मुंबई में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, दैट विल बी द केस ओवर हियर। चलो लास्ट न्यूज की तरफ आते हैं। कल नोबेल का पीस प्राइज अनाउंस हुआ है और इस बार का नोबेल का पीस प्राइज जापान की एक संस्था है, उस संस्था का नाम है निहॉन हिडानको। सो निहान हिडानको इज अ नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इसे अवार्ड मिला। अब इनको अवार्ड क्यों मिला? हिरोशिमा नागासाकी का जो बॉम्बिंग हुआ था, यूएस ने जापान के हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जो न्यूक्लियर बम बम डलवाए थे, उसके बाद जो डिजास्टर हुआ, उसके बाद जो लोगों की हालत हुई, उससे बचने के लिए, उससे अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये संस्था ने बड़ा अच्छा काम किया है। 1956 में इंस्टीट्यूशन क्रिएट की गई थी निहान हिरायंको के, और वर्ल्ड वाइड लेवल पे अगेंस्ट द न्यूक्लियर वेपन ये अभी भी काम करते हैं। अब उस हिरोशिमा नागासाकी के बाद जो लोग बच गए थे, जो सर्वाइवल थे, उनको हम नॉर्मली कहते हैं हिबाकुशा, उसे हिबाकुशा कहा जाता है। तो हिरोशिमा नागासाकी के अटैक के बाद जो बच गए, पर बहुत सारे मेडिकल प्रॉब्लम जिन्होंने फेस किए, बहुत सारे इश्यूज जिन्होंने फेस किए, उनको हिबाकुशा कहा जाता है जापानीज भाषा में। तो इन्हीं हिबाकुशाज ने बेसिकली इस इंस्टीट्यूशन को क्रिएट किया। तो जो उन्होंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया, जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, उसके नजरिए से उन्होंने देश भर में अवेयरनेस स्प्रेड, पूरे सॉरी देश कह रहा हूं पूरे दुनिया में इन्होंने अवेयरनेस स्प्रेड किया। पूरे दुनिया में उन्होंने न्यूक्लियर वेपन का डिजास्टर बताया। तो इसीलिए इसी के रीजन से इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। ध्यान रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है। अब यहाँ पे एक पर्सन का फोटो आपको दिख रहा होगा, इनका नाम है तिरुमी तानाका। ये वन ऑफ द हिबाकुशा है। वन ऑफ द हिबाकुशा मींस जो सर्वाइवल है और अभी जिंदा है फिलहाल के। सो हिबाकुशाज स्टार्टेड दिस। अब केवल हिबाकुशाज ही से नहीं चला रहे, बाकी भी लोग जुड़े, बाकी भी जापानीज जुड़े, और बड़ी अच्छी संस्था है जो यहाँ पे काम करती है, इस तरीके से वर्क करती है। तो क्वेश्चन आ सकते हैं, याद रखना जापानीज इंस्टीट्यूशन, ये कोई पर्सन नहीं है, क्योंकि जापानीज नेम वैसे भी पब्लिक के दिमाग में जाते नहीं है। तो पर्सन और इंस्टीट्यूशन सब हमें सेम लग सकता है। तो निहान हिरायंको इज अ नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हिबाकुशा मींस वो लोगों को कहा जाता है जो लोग उस न्यूक्लियर अटैक से बच गए थे, सरवाइव कर गए थे के, और उसमें से एक बंदे का फोटो यहाँ पे है। इनको नहीं मिला, इंस्टीट्यूशन को अवार्ड मिला है। तो ये प्लीज याद रखना, 1956 में इसे क्रिएट किया गया। सो यस गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क में आपके पास 3 सवाल है। पीस नोबेल टू विच इंडियंस एंड व्हेन? इंडिया के किस सिटीजन्स को पीस नोबेल मिला है आज तक और कब दिया गया? तो आपको ईयर भी बताना है। नेम द आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर्स। आरबीआई के चारों डेप्यूटी गवर्नर्स के नाम आपको बताने हैं। एंड इंडियाज रिचेस्ट वुमेन एज पर द फोर्ब्स मैगजीन। फोर्ब्स मैगजीन ने रिसेंटली इंडिया के रईसों की लिस्ट बताई है, तो उसमें रिचेस्ट महिला कौन है ये आपको बताना है, कि इंडिया की सबसे रिच वुमेन कौन है, इसके बारे में आपको आंसर करना है। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके पास है। पहला, पीस नोबेल किन इंडियंस को मिला और कब मिला? आरबीआई के चारों डेप्यूटी गवर्नर्स के नाम, और इंडिया की सबसे रिच महिला कौन है, इनके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन देनी है। दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम माय साइड। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, पर रिकॉर्डेड मैनर में ये सेशन आपके पास आ जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।